हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बतलाऊंगा। इससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला टर्म्स है वो है ग्रह। ग्रह हम लोग किसे कहते हैं? तो एक बात आप समझ सकते हैं, पृथ्वी जो है क्या है, एक ग्रह। ठीक है, और यह ग्रह क्यों है? क्योंकि ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो वो सारे आकाशीय पिंड, ठीक है, जो अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ग्रह मतलब प्लानेट। ठीक है, अब आइए हम लोग उपग्रह के बारे में बात करते हैं। तो उपग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह का उपग्रह, ये ग्रह जो है वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन उपग्रह जैसे हमारे चंद्रमा हो गए, चंद्रमा हो गए, उपग्रह क्या होगा? पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और चंद्रमा क्या होगा कि वो पृथ्वी के ही चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो चंद्रमा क्या हो गए? एक उपग्रह हो गए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि ग्रह जो है वो क्या हो सकता है? प्राकृतिक ग्रह भी हो सकता है। जैसे चंद्रमा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक ग्रह। ये क्या होता है? जैसे चंद्रमा जो है वो क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है, क्योंकि ये इसे इंसानों ने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। तो जो ग्रह प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाएगा उसे हम प्राकृतिक ग्रह यानी कि नेचुरल, क्या कहेंगे हम लोग? नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, ये क्या होता है? कृत्रिम, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नासा हो गया, इंडिया हो गया, ये लोग अपने द्वारा बनाए गए उपग्रह को क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है, तो ये कि क्या है? ये हमने बनाया है। तो उस ग्रह को हम लोग कौन सा ग्रह कहेंगे? उस ग्रह को हम लोग उस उपग्रह को हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इलॉन मस्क के बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स जो हैं वो आकाश में हैं। ठीक है, तो सब के सब क्या है? कृत्रिम उपग्रह, यानी इंसानों द्वारा जो उपग्रह बनाया जाएगा उस उपग्रह को हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। तो ये बातें आप लोग समझ गए। चलिए आइए अब हम लोग जो कक्षीय वेग के बारे में हम लोग समझते। तो वास्तव में होता क्या है? होता ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान हो गया वो कैपिटल एम हो गया, और पृथ्वी का जो त्रिज्या हो गया वो क्या हो गया? कैपिटल आर हो गया। ये द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी का है। अब क्या होगा कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ध्यान से समझना है यहाँ पर आपको, कि हम लोगों ने एक उपग्रह को, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ वेग देंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ वेग देंगे तो ये पृथ्वी के तल से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब जो ये सैटेलाइट है यानी कि जो उपग्रह है उसकी दिशा को मोड़ देंगे। उसका दिशा कुछ इस प्रकार से मोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा? अब ये मोड़ देंगे तो इस पर तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल को ध्यान से देखिएगा तो किसके तरफ होगा? नीचे के तरफ होगा। ठीक, अब ये जो वेग होगा, ठीक है, उस वेग को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग कहते हैं। यही वेग होता है। ठीक है, अब इसी वेग से ये क्या करेगा? ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। देखिए, यही हमारा हो गया कक्षीय वेग। ठीक है, तो कक्षीय वेग आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो स्मॉल h है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिस वेग से, कक्षीय वेग का परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस जिस वेग से, वेग से उपग्रह, जिस वेग से उपग्रह, उपग्रह
अपने कक्ष में अपने कक्ष में गति करता है वो वेग कक्षीय वेग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको ध्यान से समझना होगा। वो वेग कक्षीय वेग कहलाता है। समझ में आया? इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पिंड का, ये पृथ्वी है, इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा स्मॉल है। मान लेते हैं कि हम लोग जिस पिंड को, जिस उपग्रह जो हम लोगों ने जो कक्ष में और वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, उस उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो स्मॉल m दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये द्रव्यमान दिया गया है और इसका कक्षीय वेग क्या है? v0 है। ठीक है, समझ में आया? जिसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है उसका द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M है और इसका त्रिज्या कितना है? कैपिटल R है। चलिए आइए इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, यानी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि उपग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे मतलब इस पिंड का कह सकते हैं, पिंड भी इसको कह सकते हैं। पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान कितना है जी? पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। ये बात तो आपको मालूम है कि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। अब हम लोग कहेंगे पिंड का त्रिज्या। ठीक है, पिंड का त्रिज्या कितना है? ये देखिए पिंड, ये पिंड है। ठीक है, तो पिंड का जो त्रिज्या है, ठीक है, ये पिंड मतलब ये आप समझ सकते, पृथ्वी ही लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी आप लोगों ने लिख दिया। पिंड की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है जी? पिंड की ऊंचाई, ठीक है, समझ में आ गया? ऊंचाई पृथ्वी तल से h मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि पिंड का जो कक्षीय वेग है वो कितना है? v0 है। पिंड का कक्षीय वेग कितना है हमारा? v0 है। ठीक, अब ये पिंड के ऊपर क्या बल लगेगा क्या? क्योंकि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो हम लोग कहेंगे पिंड पर बल कितना है? पिंड पर बल F है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा पिंड के ऊपर बल है। ध्यान दीजिए, इस पिंड के ऊपर बल लग रहा है F। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो ये बल लग रहा है और जो वेग है वो आपस में कैसा है? लंबवत है। तो यदि बल और वेग आपस में लंबवत होंगे तो ऐसा बल क्या करता है कि इसके गति में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कि v0 के बराबर ही रह जाएगा। ऐसा वेग जो है सिर्फ और सिर्फ, ऐसा बल जो है सिर्फ और सिर्फ इसके दिशा को परिवर्तित करता है, वेग के दिशा को परिवर्तित करेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो सिर्फ वेग के दिशा को परिवर्तित करेगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि F बराबर आप क्या लिख सकते हैं। तो F बराबर लिखिए G, ठीक है, कैपिटल M गुने स्मॉल m। ठीक है, तो कैपिटल M गुने स्मॉल m बटा दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? R प्लस H। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? R प्लस H का क्या लिख देंगे? हम लोग वर्ग लिख देंगे। समझ में आ गया? ये दोनों पिंड पर लगने वाला बल है पृथ्वी के वजह से। अब एक बात आपको समझना होगा, ये क्या हो रहा है? ये गोल गोल चक्कर काट रहा है।
ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग ये कौन सा बल है, ये अभिकेंद्रीय बल है, क्योंकि ये किसकी तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह एक अभिकेंद्रीय बल है। तो अभिकेंद्रीय बल का एक और सूत्र होता है, जिस जिस पिंड पर ये लगेगा उस पिंड का द्रव्यमान, जिस पिंड पर लगेगा उस पिंड का कक्षीय वेग v0 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ये पिंड जो है एक वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है, तो उस वृत्तीय पथ का त्रिज्या भी होगा। तो उस वृत्तीय पथ का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, यहां से यहां तक है h और यहां से यहां तक है r। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, h प्लस r। समझ में आ गया, क्योंकि इसी त्रिज्या में वो क्या हो रही है, ये जो पिंड है वो वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है। तो यहां पर त्रिज्या में क्या लिखेंगे, r प्लस h, r प्लस h। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, ये m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये बल है, अभिकेंद्रीय बल है, तो ये कट जाएगा। तो ये जो हमारा जो वेग आया है, ठीक है, वो वेग कितना हो जाएगा, रूट के अंदर gm, क्योंकि यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, बटा r प्लस h। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो जाता है हमारा कक्षीय वेग। ठीक है, समझ में आ गया, ये कक्षीय वेग हो गया और कक्षीय वेग का हम लोगों ने सूत्र जो है वो निकाल दिया। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी के तल पर कक्षीय वेग, पृथ्वी के तल पर कक्षीय वेग, पृथ्वी के तल पर कक्षीय वेग कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। तो पृथ्वी के तल पर कक्षीय वेग, ठीक है, वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि तल पर h का मान आप कितना रखेंगे, h का मान रखेंगे आप 0। ठीक, समझ में आ गया। तो तल का मतलब क्या हो गया, ये तल है, तो नीचे आएंगे तो h का मान घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। ठीक है, अब इस तल पर जो h का मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर h की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर h की जगह पर हम लोगों ने रख दिया 0 को। तो ये हमारा कक्षीय वेग कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा v0 बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम बटा r, और h की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यदि हम इसको यदि स्मॉल जी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है। इसको स्मॉल जी के टर्म में यदि हम लोग लिखना चाहते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यदि r से गुना कर देंगे, नीचे भी ऊपर से r से गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v0 बराबर रूट अंडर जी एम आर बटा आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। जी एम बटा आर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा स्मॉल जी के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया, ये हमारा स्मॉल जी के बराबर हो जाता है। इसका मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो इसका मान हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट। ठीक है, जी एम बटा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर की जगह पर स्मॉल जी रख दिया, जी आर रूट के अंदर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कक्षीय वेग कहां पर, पृथ्वी के तल के ऊपर। हम लोगों ने कल पलायन वेग पढ़ा था, तो पलायन वेग कितना होता है, इसके वेलोसिटी कितना होता है, वो होता है रूट अंडर 2gr। ठीक है, ये सतह पर है। ठीक, समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इन दोनों में यही रिश्ता होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी ई बराबर कितना, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर जी आर। ठीक है, तो भी की जगह पर क्या करेंगे, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर जी आर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख देंगे, यानी कि v नॉट लिख देंगे। समझ में आया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि पृथ्वी के तल पर जो पलायन वेग है और कक्षीय वेग है, उन दोनों में ये संबंध हो जाएगा। समझ में आ गया। एक प्रश्न हम लोग आपसे पूछते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न दिया रहेगा, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के
तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, प्रति सेकेंड है। तो आपको निकालना है, पलायन वेग दिया हुआ है, तो कक्षीय वेग ज्ञात करें। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? कक्षीय वेग को। समझिए यहाँ पर तो हम लोग ये पृथ्वी के तल पर है, तो दोनों में संबंध क्या होता है? ये हमारा पलायन वेग होता है और ये हमारा कक्षीय वेग होता है, दोनों में यही रिश्ता होता है। अब इसको यहाँ पर जब हम लोग इस रिश्ते को यहाँ पर लिखेंगे तो v बराबर कितना हो गया? √2v0। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे? √2v0। यहाँ पर आप देख सकते हैं v की जगह पर आप क्या लिखेंगे? ये हमारा पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11.2 इज इक्वल टू √2v0। पलायन वेग की जगह पर हम लोगों ने 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड रख दिया, तो जो हमारा कक्षीय वेग आएगा वो 11.2 बाई √2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या कर सकते हैं? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, √2 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1.41। ठीक है, यहाँ पर समान रखिए और यहाँ पर आप कक्षीय वेग को बड़े ही आराम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग कक्षीय वेग के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा दो द्रव्यमान है। ठीक है, ये है हमारा स्मॉल ए, दो द्रव्यमान दिया गया है। समझ में आ गया? अब इसका एक केंद्र होगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? दोनों द्रव्यमान जो है वो चक्कर लगा रहा है। समझ में आ गया? अब चक्कर लगा रहा है, इसका जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। जिस वृत्तीय पाथ में दोनों चक्कर लगा रहे हैं उसका त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर दिया गया। दोनों समान द्रव्यमान है। ठीक है, और दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है। अब यहाँ पर आपको निकालना ये है, ठीक, कि ये जो v है वो कितना होगा। v का मान आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये द्रव्यमान पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर, मतलब ये अपना चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ में। तो वृत्तीय पथ में है तो क्या इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बल लगेगा, और बल किधर लगेगा? केंद्र की तरफ लगेगा। तो केंद्र की तरफ लगेगा, यानी यहाँ पर जो बल लग रहा है, देखिए ये हमारा बल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अविकेंद्रीय बल। ये किसकी तरफ है? पृथ्वी की, मतलब ये केंद्र की ओर। ठीक है, अब देखिए इस पर बल लग रहा है। अब आप ये सोचिए कि इस द्रव्यमान पर बल कौन लगा रहा है। तो जब ध्यान दीजिएगा तो ये वाला जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ठीक, समझ में आ गया? और ये भी क्या है? ये भी तो वृत्तीय पाथ में जा रहा है, तो इसके ऊपर भी तो बल लग रहा है। उसके ऊपर कौन बल लगा रहा है? न्यूटन का तीसरा, गति का तीसरा नियम आपको मालूम है, क्रिया का प्रतिक्रिया। तो ये इस पर इधर अपने तरफ खींच रहा है, तो ये भी इसको अपने तरफ खींचेगा। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि क्या आप इस पिंड पर लगने वाला जो बल है F, उसका मान आप निकाल सकते हैं क्या? तो जवाब है यस। कितना होगा जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो कैसे निकाल लेंगे? G गुने स्मॉल m गुने स्मॉल m, m गुने m, m स्क्वायर बटा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी जी? वो देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में दूरी है, तो एक्चुअल में कितना है? ये देखा जाए तो एक्चुअल में तो ये 2r के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान समझना होगा। यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो दोनों के बीच में
दूरी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2r का वर्ग कर देंगे। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने वर्ग कर दिया। अब देखिए ये क्या है, ये बल जो है वो कैसा बल है, ये बल एक अविकेंद्रीय बल है। तो अविकेंद्रीय बल है तो आप यहाँ पर ध्यान से, आपको तो पता है ही, इस पर अविकेंद्रीय बल लग रहा है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इस पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, इस पिंड का वेग क्या है, v का वर्ग कर देंगे। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी कितनी है, वो तो आपका स्मॉल r ही है। ठीक है, समझ में आ गया। एम बी स्क्वायर बटा क्या लिख देंगे हम लोग, आर के बराबर हम लोग इसको मान जो है, वैल्यू जो है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये एक एम से एक एम कट गया, ठीक है, ये बल है। अब ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, इसको आप इधर गुना करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर का मतलब क्या, 2m गुने m है, तो एक m से एक m ये कट गया। r को इधर लेके आएंगे, तो लेके आएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, g इंटू स्मॉल m गुने r। ठीक है, अब यहाँ पर 2r का वर्ग कर देंगे, तो 2r का वर्ग कर देंगे तो 2r गुने 2r, तो 4r का वर्ग हो जाएगा, 4r का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब r से r ये कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। अब यहाँ पर v का मान यदि आप निकालना चाहते हैं तो v बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम बाई 4, g इंटू स्मॉल एम बाई 4। ठीक, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसी कक्षीय वेग से ये क्या हो रहा होगा, वो वृत्तीय पाथ में जा रहा होगा। तो हम लोग v का मान बड़ी ही सुगमता के साथ निकाल दिए। ठीक है, तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ इस प्रकार से बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, अब पृथ्वी से r, ठीक है, ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा, r ऊंचाई पर एक पिंड जो है वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा जी, उसका कक्षीय वेग तो होगा ना। तो आखिर उसका कक्षीय वेग कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग जरा सोचते हैं, कैसे हम लोग कक्षीय वेग निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है v ऑर्बिटल कितना होता है, रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच। ठीक है, समझ में आ गया, रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच, यही ना हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल, जो हमारा कक्षीय वेग का सूत्र यही होता है। तो जो अब यही, अब कक्षीय वेग कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी गुने एम, ठीक है, एम हो गया, ठीक, बटा आर प्लस, यहाँ पर एच की जगह पर कितना, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये एच की जगह पर हमारा हो गया कैपिटल आर। ठीक है, तो आर प्लस आर, क्योंकि एच बराबर कितना है, कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम बाई 2r। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम लोग एक और प्रश्नों को देते हैं। जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक, समझ में आ गया, पृथ्वी हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर यहाँ पर देखेंगे ये है, इसका जो ऑर्बिटल जो वेग है, यानी कि जो कक्षीय वेग है वो v है। ठीक है, समझ में आ गया, v है, इसका द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर एक द्रव्यमान है, इसका कक्षीय वेग जो है वो कितना है, ठीक, और इसका जो द्रव्यमान है वो 4m है। अब इन दोनों का, इसका कक्षीय वेग कितना है, v है, तो इसका भी कक्षीय वेग आप निकालिए। समझ में आ गया, v के टर्म में ही आपको निकालना है। ठीक है, चाहे यहाँ पर देखना है तो क्या करेंगे, देखिए इसका कक्षीय वेग का सूत्र कितना होगा, सूत्र पहले लगाएंगे, ये a बिंदु पर स्थित द्रव्यमान है, b बिंदु पर स्थित द्रव्यमान है, तो कक्षीय वेग के सूत्र लगाएंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर gm, रूट अंडर gm बटा इसका त्रिज्या हो गया कैपिटल R, r प्लस एच, r प्लस एच। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये a बिंदु पर वेग होगा,
ठीक, समझ में आ गया। बी बिंदु पर वेग के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम बटा आर प्लस एच, ये आर प्लस एच। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ए बिंदु पर बी बिंदु पर क्या निकल गया, हमारा दोनों बिंदुओं पर यदि आप ध्यान से देखिएगा तो कक्षीय वेग निकल गया। अब देख रहे हैं कि इसका जो कक्षीय वेग है और इसका जो कक्षीय वेग है दोनों समान आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कक्षीय वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका द्रव्यमान या तो स्मॉल m हो या 4 इंटू स्मॉल m हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि त्रिज्या समान है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी त्रिज्या के r प्लस एच है, ठीक है, और इसमें भी r प्लस एच है, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों का त्रिज्या यदि समान है तो आप देख सकते हैं कि जो कक्षीय वेग है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना है।